तो प्रिय छात्रों, आज हम आपको कक्षा 6 के भूगोल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि आकाश में विभिन्न प्रकार के ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो हमारे लिए आश्चर्य का विषय बने हुए हैं और बहुत से खगोलीय पिंड आज भी रहस्य बने हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम अपने सौर मंडल के बारे में और पृथ्वी की स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप चाहे कक्षा 6 में पढ़ते हो या आप 10वीं या 12वीं या फिर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें और समझें। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो शुरुआत जो है वो हम करेंगे कहां से? एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सौर मंडल का देखिए यहाँ पे चित्र दे रखा है, ये ग्रह है। हालांकि ये पुराना डाटा है, प्लूटो अब इस सौर मंडल में नहीं गिना जाता है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि उसका क्या किया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन्हीं के शब्दों में हम एक एक शब्द पढ़ेंगे, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। देखिए, कुछ चमकीले और कुछ धुंधले, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी चमक जो है कि कम है, ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टिकल्स, कुछ जो खगोलीय पिंड है वो पास हैं तो ज्यादा चमकीले दिखाई देते हैं, और जो दूर है वो हमें थोड़े धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ऐसे जो बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं वह ग्रह होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हमारे सौर मंडल की बात नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे। हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास है ये ग्रह, इसलिए ये टिमटिमाते हुए नहीं बल्कि एक बल्ब के रूप में दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी चंद्रमा की आप पूरी आकृति महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अमावस्या वह स्थिति है जब चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति को हम अमावस्या कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि महीने में एक रात ऐसी होती है जब चंद्रमा हमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि रोशनी नहीं होती है चंद्रमा से आने वाली, तो आप बिल्कुल साफ तरीके से आसमान में चमकते हुए तारों को और बहुत सारे और खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। हम दिन के समय चंद्रमा में उन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक होता है। और जो अन्य का मतलब है जो दूसरे खगोलीय पिंड हैं, जैसे तारे और दूसरे खगोलीय पिंड, तो उनसे जो प्रकाश है वो क्या होता है, उनसे वो प्रकाश बहुत दूर से आता है और बहुत कम आता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, देखिए सूर्य चंद्रमा, यहां पे देखिएगा परिभाषा आ गई। सूर्य चंद्रमा में सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। एक सवाल का जवाब मिल गया। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात को चमकती हैं अंधेरी रात में आकाश के, तो उसे हम बोलते हैं खगोलीय पिंड, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। आपको एक बात बताते चलें कि जितने भी तारे हैं जो टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं वे सभी हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हैं, ठीक है।
मुख्य रूप से हमारा जो सूरज है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस का गोला है और हाइड्रोजन कंज्यूम होकर हीलियम बन जाती है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा और अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, उन्हें हम तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, सूर्य भी हमारा एक तारा है। ओके, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसको हम बोलते हैं तारा यानी कि स्टार। ठीक है, तो एक दूसरे सवाल का हमें जवाब मिल गया कि हमारे पास अगर प्रश्न उठता है कि तारा किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, तारे। ठीक है, और सूर्य भी तारे का एक उदाहरण है। ठीक है, आइए अब जो है कुछ तारामंडलों के बारे में बात करेंगे। तारामंडल का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे तारे एक साथ समूह में रहते हैं तो उन्हें तारामंडल कहते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ओके, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है लेकिन हमसे बहुत दूर है और बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब यहां बहुत दूर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो सूर्य का पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 14,98,98,00,000 किलोमीटर है। तो इसलिए हम लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हैं। तो सबसे निकटतम तारा जो हमारा सूर्य है वो भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सोचिए ये जो तारे हैं वो कितने दूर होंगे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। तो इसीलिए तारे भी हमें टिमटिमाते हुए बहुत छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु वह सूर्य से सैकड़ों हजारों गुना बड़े हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, और ये ही आकृतियां कहलाती हैं नक्षत्र मंडल या तारामंडल। ओके, यानी तारों के द्वारा बनाई गई, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये एक आकृति बनाई गई है। ठीक है ना, तारों के द्वारा बनाई गई आकृति के आधार पर ही उनके नाम रखे गए हैं। जैसे कुछ तारामंडल है यानी नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, या इसी को बिग बियर भी कहते हैं क्योंकि भालू की तरह दिखाई देता है। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है यानी अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल यही है। ठीक है, स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ये तो आप जानते ही हैं, ध्रुव तारा जिसमें होता है ना। सप्तऋषि का मतलब यह है कि 7 तारे होते हैं। इसमें कितने तारे होते हैं? 7 तारे। ठीक है, सप्तऋषि यानी 7, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। तो 7 संत ऐसे बैठे हैं, इनको उनके रूप में मान लिया गया, तो इसे सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों का समूह, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप स्वयं भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहां पे रात के समय प्रकाश कम होता है और आप प्रकाश न होने पर, अंधेरा होने पर आराम से आकाश में नई आकृतियों को या जो पहले से मौजूद आकृतियां हैं उनको देख सकते हैं। परंतु शहरों में यह कर पाना मुश्किल है क्योंकि शहरों में जो कृत्रिम लाइटें यानी जो बल्ब और रोड पे जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं उसकी वजह से बहुत अधिक प्रकाश होता है। आसमान देखना भी चाहेंगे तो आप बहुत कम, या फिर यूं कहें कि नहीं, नाम मात्र का दिखाई देगा आपको कोई भी तारामंडल। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता था। और ये जो ध्रुव तारा है ये अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्रुव तारे की स्थिति कभी नहीं बदलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पृथ्वी के, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए पृथ्वी ये है गोल, नीचे की तरफ लेते हैं,
मान लीजिए पृथ्वी ये है, तो यहाँ पर रखी वस्तु, ठीक है, वो हमेशा वहीं पर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो ऐसे है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है ना, ऐसे घूमती है पृथ्वी, पृथ्वी ऊपर नीचे नहीं घूमती, तो इसीलिए साइड से पृथ्वी घूमती है और उसके ऊपर वाली चीज वैसे की वहीं पे वहीं दिखाई देती है। ओके, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है, यानी ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह रहता है, वो कभी अपनी स्थिति नहीं बदलता। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारा इंगित हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया ना, अभी यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन बनाई, तो ये सप्तऋषि 7 तारों का समूह है और इसी में देखिए यहाँ पर सामने ये ध्रुव तारा है। ओके, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तारों के समूह में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आप जानते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और प्रश्न का आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया, और वो क्या है कि ऐसे खगोलीय पिंड, यानी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंडों को ही हम कहते हैं ग्रह। और आप सभी जानते हैं कि ग्रह जो है वो, पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह है और ग्रह हमारे आसपास बिना टिमटिमाए हुए दिखाई देते हैं। तो इसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, ठीक है, ये शब्द है प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। आप सभी जानते होंगे कि जितने भी ग्रह हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का, सूर्य का। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य बहुत ज्यादा ऊष्मा देता है। तो चलिए अब कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं कि रोचक तथ्य में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, गैस और धूल के छल्ले हैं, और ये बहुत ही रोचक और बहुत ही मनोरम दिखते हैं। अगर आप दूर से देखेंगे टेलीस्कोप की सहायता से आप इनको देख सकते हैं पृथ्वी की सतह से ही। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ठीक है, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ओके, तो अब याद रखेंगे कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, इन 3 ग्रहों के चारों तरफ एक पतली सी पट्टी है जो कि धूल और गैस से बनी हुई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपको, देखिए। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है बहुत कुछ। पहले कि आप क्रम से ग्रहों की संख्याओं को, क्रम से कि कौन से नंबर पे कौन सा ग्रह है, याद करें इस तरीके से। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे कौन सा ग्रह है, पहले नंबर पे है मरकरी यानी बुध, दूसरे पे है शुक्र, तीसरे पे है आपकी पृथ्वी, और चौथे पर है मार्स अर्थात मंगल ग्रह, और 5वें पे है बृहस्पति ग्रह। और याद रखना है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच की पट्टी पर बहुत से हजारों छोटे छोटे खगोलीय पिंड आज भी घूम रहे हैं, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन खगोलीय पिंडों को एस्ट्रॉइड कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ओके, तो ये 5वां हो गया। अब छठा आपका कौन सा ग्रह है? छठा है आपका सटर्न, ठीक है, यानी कि शनि ग्रह। और 7वां है यूरेनस, मतलब यूरेनस कहते हैं इसे, या अरुण वरुण भी कहते थे हम बचपन में। और नेपच्यून लास्ट ग्रह है। और इसके बाद एक छोटा सा ग्रह हुआ करता था जिसको प्लूटो कहा जाता था। जो फोटो ऊपर दी गई थी चैप्टर के शुरुआत में,
उसमें प्लूटो को दिखाया गया है और इसमें 8 ही दिखाए गए हैं। तो बिल्कुल सही डिवीजन है, क्योंकि अब 8 ग्रहों को ही मान्यता दी गई है और कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे अभी हमने आपको बताया ना 8 ग्रहों को मान्यता दी गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है, पहले 9 ग्रह थे, अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से एक ग्रह कहीं चला गया, गायब हो गया, नहीं, वो 9वां ग्रह भी अपनी जगह ही ऐसे चक्कर लगा रहा है सूर्य का, ठीक है ना। 9वां ग्रह भी सूर्य का चक्कर ऐसे लगा रहा है, बस फर्क इतना है कि हमने अपनी लिस्ट से उसको हटा दिया और उसकी फोटो हम नहीं ले रहे, वो पीछे है थोड़ा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि प्लूटो पहली बात तो कि सबसे छोटा ग्रह था सौरमंडल का और उसकी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो ग्रहों से मेल नहीं खाती थी, ठीक है। तो उनको रखा गया है बौने ग्रहों की श्रेणी में। छोटा ग्रह था, बहुत छोटा था, तो इसलिए उनको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। और ये बौने ग्रह में 4-5 ग्रह हैं, 2003 भी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं, यानी कि क्या आप ये तथ्य जानते हैं जो यहाँ दिया है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का अर्थ लिखें, ठीक है, और अधिक शब्द लिखें जिसमें सौर हो, सौर मंडल, सौर कुकर, है ना, जिसमें सूर्य आ जाएगा उसे सौर लगा के आप लिख सकते हैं। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनसे कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे कितने ग्रह हैं भाई, हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह मान्यता प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 8 ग्रह अस्तित्व में है, और भी हैं लेकिन वो बहुत छोटे छोटे तो उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, चंद्रमा का मतलब खुद का प्राकृतिक सैटेलाइट, ठीक है। चलिए बात करते हैं सौर मंडल की। तो सौर मंडल क्या है, यानी कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, अब 9 नहीं लिखने, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ग्रह तो है, इसमें ग्रह है और कौन है, उपग्रह है, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हो गए जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ठीक है। इन सबको मिलाकर हम सौर मंडल कहते हैं, ओके। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है, तो इसको सौर परिवार भी आप कह सकते हैं बिना किसी समस्या के। चलिए बात करेंगे सूर्य की। तो जैसे कि मैंने बताया सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे बना है, गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, ओके। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत अधिक सूर्य की जो किरणें आती हैं उनसे हमें नुकसान पहुंचता है। पहली बात, सूर्य को कभी भी खुली आंखों से ना देखें, इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, ओके। क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 करोड़ किलोमीटर आप मान सकते हैं, अगर हम एग्जैक्ट डिस्टेंस देखें तो 14 करोड़ 98 लाख 98 हजार किलोमीटर है, ओके। तो चलिए जरा अब यहाँ पर शब्द के ऊपर भी प्रकाश डाल लेते हैं, ठीक है, कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे जियोग्राफी के बारे में बताया जा रहा है, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। शब्द का अर्थ है पृथ्वी का विवरण। भूगोल का क्या अर्थ होता है, हिंदी में हम इसे भूगोल कहते हैं जियोग्राफी को। तो भूगोल यानी कि
जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, तो भाई जीई का हो गया आपका पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो आप जानते होंगे जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो, ठीक है, जियो। अब देखिए, अगर इसमें लॉजी जोड़ दें, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो जियोलॉजी हो गया पृथ्वी का अध्ययन। मैट्री का तो मेजरमेंट होता है, नापना होता है, तो जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन। ठीक वैसे ही अगर हम इसमें जियोइड जोड़ दें, OEIDES, जियोइड्स हो जाएगा। अब जियोइड्स में क्या होगा, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। और मैं आपको बता दूं कि ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जियोलॉजी का क्या मतलब है, जियोलॉजी, ओके। जियोमेट्री का क्या मतलब है, जियोमेट्री जो हमारे पास है, जो हम यूज करते हैं, चाहे मैथ में भी हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपके काम की हैं। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, अब एक और शब्द आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आपको 3 शब्द मिले थे और यहाँ पे आपको एक और शब्द मिल गया। और शब्द क्या है, यहाँ पे आपको मिला था जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड, ओके। यहाँ आपको मिल रहा है खगोल शास्त्री। तो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, खगोल शास्त्री एक ऐसे विद्वान होते हैं जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं, ओके। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए। तो याद रखिएगा कि आर्यभट्ट क्या थे भाई, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, यानी सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में उनको काफी नॉलेज थी। आइए जरा ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं, और ग्रहों को याद करने का एक तरीका डेवलप किया गया है। ग्रह तो आप समझ गए हैं किसे कहते हैं, वे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होते, परंतु अपने उष्मा और प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, तारे पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार आपको पता ही है, अभी मैंने फोटो में डिस्कस किया था कि बुध सबसे पहला ग्रह है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इनको याद करने के लिए देखिए कोडेड किया गया है, और क्या है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि हमारी बहुत ही मेहनती माता जी ने हमें नट्स, यानी कि जो भी है, नट्स मतलब मूंगफली या दाने, ठीक है, शेयर किए। तो ये देखिए जो वर्ड है यहाँ पे, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पे कि एम मार्स, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सटर्न, यू यूरेनस, एन नेपच्यून। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, इस वर्ड को याद कर लीजिए और सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये सारे नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रिक क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व मी नट्स, सर्व अस नट्स, सॉरी, ओके। तो ये पहला जो वर्ड होता है वो आपको बता देगा एक प्लेनेट का नाम। चलिए आगे देखते हैं। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाती है। ओके, रास्तों की, कौन से रास्तों की बात हो रही है, ये देखिए यही रास्ते, ये जो ऐसे है ना, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये रास्ता है ऐसे 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 ऐसे, यही इसी की बात हो रही है। जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं आपको लाइन से खींचे हुए, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बुध ग्रह की बात हो रही है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी की तरह ही है,
क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के बराबर है, समान है। ओके, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। देखिए मैंने इस पर डिस्कशन किया था कि प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी 313, ये एक ग्रह जो खोजा गया उसका नाम है, ठीक है, सीरस और तथा प्लूटो को बोने ग्रह कहे जाने लगा है। यानी कि इन ग्रहों को बोना ग्रह की लिस्ट में डाल दिया गया है, लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने जो खोज है वो रोक दें, ठीक है, उसे वो चलाते रहें वैज्ञानिक लोग, ठीक है, और नई नई डिस्कवरी होती जाएगी, नए नए पर्सपेक्टिव खुलते जाएंगे सामने। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी आप सभी जानते हैं एक ऐसा अनोखा ग्रह है जहां पर जीवन है। तो सूर्य से पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है तथा यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यानी पृथ्वी के जैसा जो आकार है उसे भू आभ कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है और इसी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। आप सभी जानते हैं कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ओके, आगे देखिए। अब वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, यानी पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह बन जाता है, क्योंकि इस पर ऑक्सीजन और जल होने की वजह से जीवन पनपता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो भाई इसके 2/3 सतह पर पानी है और इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है, आई समझ में? तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो एक और प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया यहाँ पे कि भाई नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है और जब पानी पर प्रकाश पड़ता है तो वो उसको परावर्तित कर देता है। ओके, अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये बहुत पास है हमारे, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में अपेक्षाकृत नजदीक है। ओके, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए चंद्रमा की और पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करें। अब सोचिए चंद्रमा कितनी दूर है पृथ्वी से, सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से और चंद्रमा कितना पास है। ये जो पॉइंट्स हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख प्रति किलोमीटर होती है। और आप जानती हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बहुत ज्यादा है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यात्रा कर जाता है प्रकाश। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड ऐसे कुछ टाइम है। ठीक है, इसका रोचक तथ्य देखते हैं। आइए, तो रोचक तथ्य क्या कहता है कि नील
नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई, ठीक है, नाम याद रखना है, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पांव रखा। सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। और कब इन्होंने कदम रखा चंद्रमा की सतह पर? 29 जुलाई 1969, याद कर लीजिए। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? हाँ, अभी तक कोई भी मानव भारत की तरफ से चंद्रमा पे नहीं गया है, लेकिन ऑपरेशन गगनयान चल रहा है इसरो का, और आई होप कि आने वाले समय में पृथ्वी से चंद्रमा पर भारत की तरफ से भी अभियान होगा और उसमें कुछ लोग भी जाएंगे। अब बात करते हैं उपग्रह क्या है। देखो, उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ओके, मानव निर्मित उपग्रह। अब देखिए, उपग्रह दो प्रकार के हो गए। एक तो हो गया प्राकृतिक। अब प्राकृतिक उपग्रह में क्या होता है, जैसे चंद्रमा है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं देनी, कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मानव निर्मित उपग्रह में बहुत कॉस्ट होती है, यानी खर्चा बहुत होता है और इसको मैनेज भी करना पड़ता है। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, ओके, इस तरफ ये थोड़ा सा देखो। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, RIS, एडुसेट इत्यादि है। तो ये काफी पुराने सैटेलाइट हो गए हैं, ठीक है। नए में आप GSL भी देख सकते, जो GSL ये बेचारे मौसम वाले नेविगेशन के लिए भी, जैसे गूगल का मैप होता है, वैसे भारत ने भी अपने नेविगेशन सैटेलाइट सेट करके भेजकर 7 नेविगेशन सैटेलाइट भेजकर अपने देश का मैप, यानी गूगल मैप की तरह अपना मैप भी डेवलप कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह को कैसे लॉन्च किया जाता है और उसके बाद उसे कैसे उसकी कक्षा में पहुंचाया जाता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और ये इसकी विभिन्न स्टेज है। पहले लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद इसके जो अलग अलग भाग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। रॉकेट वाला भाग अलग हो जाता है, उसके बाद ये जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल ऊपर मुहाने पे होता है, ठीक है। ये रॉकेट के भाग है, ये भी रॉकेट का पार्ट है, ये भी रॉकेट का पार्ट है। धीरे धीरे ये सब अलग होकर वापस पृथ्वी पर गिर जाएंगे और ये उपग्रह को तब तक उतनी ज्यादा शक्ति देते हैं कि वो उड़ते हुए सीधा अपनी कक्षा में ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लग जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे आगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि चंद्रमा का जो महीना होता है हमसे थोड़ा सा छोटा होता है, लगभग 27 दिन में पूरा करता है वो एक चक्कर पृथ्वी का, ठीक है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है अपने अक्ष पे और चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रहा है। यही कारण है कि हम एक ही भाग को उसके देख पाते हैं हमेशा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु है। आप जानते होंगे इसकी सतह, आइए आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, चंद्रमा की जो सतह है ये अंतरिक्ष से ली गई फोटो है, अंतरिक्ष से। इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो कि उल्का पिंड के गिरने से बने हैं, ठीक है। धूमकेतु उल्काओं की टक्कर से ऐसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वायुमंडल ना होने का नुकसान तो होता ही है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया गड्ढा भी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप पूर्णिमा वाले दिन जब चंद्रमा पूरा दिखता है, ध्यान से देखेंगे खुली आंखों से भी, तो आपको बहुत सारे डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे, बहुत सारे डार्क स्पॉट होंगे, जिसका मतलब है कि गड्ढों में छाया बन रही है और वो छाया हमें दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों की।
ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे सैकड़ों के रूप में मौजूद है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे और आपस में न जुड़ने के कारण वो इसी प्रकार से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और एक ग्रह के अस्तित्व में नहीं है। अब बात करते हैं उल्का पिंडों की। आपने आकाश में बहुत सारे और भी पिंड देखे होंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इसको गांठ बांध लीजिए। ये भी जैसे हमारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उल्का पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, देखिए ज्यादातर 99% जो उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं और आग पकड़ने के कारण वो जलकर समाप्त हो जाते हैं। और बहुत कम ही ऐसा देखने में आता है कि पृथ्वी की सतह पर कोई उल्का पिंड आ गया हो, और आया भी है तो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि तब तक वो वाष्पीकृत हो चुके होते हैं आग लगने के कारण। क्या आपने तारों वाले खुद आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? जरूर देखा होगा, क्योंकि मैंने भी गांव में रातों को आकाश को निहारा है और बहुत सारी गैलेक्सियों को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। ठीक है, यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। सूर्य और हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा का हिस्सा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, इसलिए इसको आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, जैसे पानी बहता है वैसे ये भी बहते हुए नजर से आता है, तो इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों पिंड होते हैं इसमें। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। देखिए, लाखों आकाश गंगाओं का मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप? कि हमारा जो सूर्य है और हमारा पूरा सौरमंडल है, ये आकाश गंगा जो मिल्की वे आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल आता है, वो मात्र एक धूल के कण के बराबर भी नहीं उस आकाश गंगा का। उसके बावजूद इतनी सारी संरचनाएं जो हैं हमारे सौरमंडल में हैं। तो सोचिए, लाखों आकाश गंगाओं का तात्पर्य कितना विशाल होगा और कितना क्षेत्र इन आकाश गंगाओं के द्वारा ग्रहण किया गया होगा। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इन सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।